नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और हमारे आने वाले भविष्य से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं 2026 में मंडरा रहे एक बहुत बड़े पर्यावरणीय संकट की, 2026 का सुपर अल नीनो। असल में ये सिर्फ मौसम का थोड़ा बहुत बदलना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा क्लाइमेट मल्टीप्लायर है जो रातों रात हमारी पूरी दुनिया को एक भट्ठी में बदल सकता है। इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। 2 करोड़ सुनकर एक बहुत बड़ी संख्या लगती है ना? ये उन लोगों की जान का आंकड़ा है जो 1877 की भयानक गर्मियों के दौरान ब्रिटिश इंडिया में अकाल की वजह से मारे गए थे। सिर्फ भारत ही नहीं, उसी साल चीन और ब्राजील में भी लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और अमेरिका के मिनेसोटा में तो उस साल को बिना सर्दियों वाला साल तक कहा गया था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी विनाशकारी भूकंप या महामारी के अचानक से पूरी दुनिया में एक साथ इतना भयंकर अकाल कैसे आ सकता है? इसका जवाब हमारी धरती पर नहीं, बल्कि हमसे हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर की गहराई में शुरू होने वाली एक प्राकृतिक घटना में छिपा था। तो चलिए सबसे पहले इस ऐतिहासिक तबाही के पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आखिर ये अल नीनो है क्या भला? 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने प्रशांत महासागर के गर्म होने की इस घटना को बड़ी ही मासूमियत से छोटा बच्चा यानी अल नीनो नाम दिया था। लेकिन यकीन मानिए, इस छोटे बच्चे में कुछ भी मासूम नहीं है। जब महासागर के एक बड़े हिस्से में ट्रिलियंस लीटर पानी अचानक से असामान्य रूप से गर्म होने लगता है, तो ये पूरी दुनिया के मौसम चक्र को तहस नहस कर देता है। इसे एक विशाल मशीन की तरह समझिए। सामान्य स्थिति में महासागर के ऊपर चलने वाली तेज हवाएं गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे वहां और भारत में अच्छी बारिश होती है। लेकिन अल नीनो के आते ही ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। वो गर्म पानी अपनी जगह पर ही रुका रह जाता है। इसका सीधा और खौफनाक असर ये होता है कि बारिश का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में मानसून गायब हो जाता है और भयंकर सूखा पड़ता है। इतिहास से वापस आज के समय में लौटते हैं। जो 1877 में हुआ था वो एक सुपर अल नीनो था, और अब सबसे बड़े और सटीक माने जाने वाले यूरोपियन वेदर मॉडल्स भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2026 में पिछले 140 सालों का सबसे शक्तिशाली अल नीनो आ सकता है। सबसे डराने वाली बात क्या है? इस अल नीनो के ठीक उसी समय अपने चरम पर पहुंचने के 61% चांस हैं जब भारत में मानसून का पीक होता है। अब ये खतरा इतना बड़ा क्यों है? इसे इस 2.9 डिग्री के आंकड़े से समझते हैं। देखिए, इंसानी इतिहास में पहले जब अल नीनो आता था तो वो एक सामान्य तापमान पर आता था। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन तापमान पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। अब इसमें सुपर अल नीनो का 1.5 डिग्री सेल्सियस का इम्पैक्ट भी जुड़ने वाला है। जब ये दोनों मिलेंगे तो 2.9 डिग्री की जो गर्मी पैदा होगी वो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। इस 2.9 डिग्री की छलांग को अगर एक आसान उदाहरण से समझना हो तो बस ये कल्पना करें, कोई पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी वाले बंद कमरे में बैठा हो और अचानक किसी ने वहां हीटर भी चालू कर दिया हो। हमारी पृथ्वी और हमारे मौसम के साथ ठीक यही होने वाला है। और जाहिर है, इस भयंकर गर्मी का असर सिर्फ पसीना आने तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पे एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह पड़ेगा। एक चीज गिरेगी तो अपने साथ बाकी सब कुछ ले डूबेगी। ये पूरा चक्र कुछ इस तरह काम करेगा। सबसे पहले अल नीनो मानसून को कमजोर कर देगा। चूंकि भारत की 51% कृषि सीधे तौर पर मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए खेतों में पानी की कमी से एक बड़ा कृषि संकट खड़ा हो जाएगा। उसी दौरान पूरे देश में भीषण हीट वेव चलेंगी जो 2024 के सभी डरावने रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी। और जब फसलें खराब होंगी और सप्लाई चेन टूटेगी तो इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा, जिससे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अर्थव्यवस्था पर यह दबाव कितना बड़ा होगा वो ये 9% का आंकड़ा साफ साफ बताता है। ऐतिहासिक डेटा दिखाता है कि एक सामान्य अल नीनो साल में ही वैश्विक स्तर पर चीजें 5% तक महंगी हो जाती हैं। लेकिन जब एक सुपर अल नीनो आता है तो खाने पीने की महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन में 9% तक का भयानक उछाल आ सकता है। चलिए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स और बड़े आंकड़ों से हटकर बात करते हैं उन सीधे और शारीरिक खतरों की जो शहरों में रहने वाले आम लोगों को झेलने पड़ेंगे। ये जो गर्मी आ रही है, ये सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है।
यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि हीट वेव्स दिन के बजाय रात में ज्यादा जानलेवा होती हैं। 2024 का दिल्ली का डेटा देखें। दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की वृद्धि हुई, लेकिन रात के तापमान में 4.4 डिग्री का खतरनाक उछाल देखा गया। जब रात में तापमान गिरता ही नहीं है तो हमारे शरीर को रिकवर करने का समय ही नहीं मिल पाता, जिससे हीट स्ट्रोक और मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रात की इस जानलेवा गर्मी के पीछे का सबसे बड़ा विलन है ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरों का कंक्रीट, सड़कें और इमारतें दिन भर अवन की तरह गर्मी सोखते हैं और रात में उसे धीरे धीरे बाहर फेंकते हैं। यहाँ एक बहुत ही कड़वा विरोधाभास भी है। जो लोग एसी अफोर्ड कर सकते हैं वे अपने घरों के अंदर तो ठंडक कर लेते हैं, लेकिन उनके एसी से निकलने वाली गर्म हवा बाहर सड़कों को और भी ज्यादा भट्ठी बना देती है। और इस भट्ठी में सबसे ज्यादा कौन चल रहा है? भारत के वो 38 करोड़ असंगठित मजदूर जो सीधे इस जानलेवा गर्मी के संपर्क में आके काम करते हैं। रिक्शा चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डिलीवरी करने वाले लोग। अनुमान है कि सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ने से इनकी कमाई 14% तक गिर जाती है। और इसी वजह से 2024 में हीट वेव के कारण अर्थव्यवस्था को लगभग 194 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। अब अगर मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकारी एजेंसियों और स्वतंत्र विश्लेषणों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और मौसम विभाग का सरकारी डेटा इन मौतों की संख्या 10,000 से 20,000 के बीच बताता है, वहीं स्वतंत्र विश्लेषणों का अनुमान है कि ये आंकड़ा हर साल लगभग 1.5 लाख मौतों का है। इस बड़े अंतर का मुख्य कारण ये बताया जाता है कि अस्पतालों में हीट वेव को मौत के प्राथमिक कारण के रूप में शायद ही कभी आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है। इस डेटा में अंतर का एक और संभावित कारण नीतिगत है। वर्तमान नियमों के अनुसार हीट वेव भारत में एक अधिसूचित आपदा यानी नोटिफाइड डिजास्टर नहीं है। विश्लेषण ये बताते हैं कि यदि हीटवेव को ये दर्जा मिल जाता है तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के नियमों के तहत सरकार को हर प्रमाणित मृत्यु पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना अनिवार्य हो जाएगा, जो कि एक ऐसी भारी लागत है जिसे मौजूदा नीतियां वहन करने की योजना नहीं बना रही हैं। एक तरफ गर्मी बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? 2015 से 2019 के बीच हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने पेड़ काट दिए गए। 2024 में ही विकास परियोजनाओं के नाम पर 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन काट दिए गए। और आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी ये भी साफ करती है कि जो नए पेड़ लगाए जा रहे हैं उनमें से आधे ऐसी अलग थलग जगहों पर हैं जिनका पर्यावरण को कोई खास फायदा नहीं होता। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े संकट के बीच हम और आप यानी समुदाय असल में क्या कर सकते हैं, इस पर बात करना सबसे जरूरी है। यह आंकड़ा हर किसी को पता होना चाहिए। -12 डिग्री सेल्सियस। 1100 से ज्यादा अलग अलग स्टडीज ने यह साबित किया है कि पुराने और बड़े पेड़ों को बचाना सड़कों के स्तर पर तापमान को 12 डिग्री तक कम करने का सबसे बेहतरीन और प्रभावी तरीका है। यह किसी भी एयर कंडीशनर से कहीं ज्यादा कारगर है। हम सभी अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। नए पौधे लगाना बेशक अच्छा है, लेकिन सबसे पहली रक्षा पंक्ति हमारे शहर के मौजूदा पुराने पेड़ों को कटने से बचाना है। खुद हाइड्रेटेड रहें। मात्र 10 रुपए का ORS का पैकेट किसी की भी जान बचा सकता है। इसके अलावा जो लोग बाहर गर्मी में काम करने को मजबूर हैं, उन्हें ठंडा पानी और छांव ऑफर करना एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और एक सबसे बड़ा कदम जो हम सामूहिक रूप से उठा सकते हैं वो ऊर्जा से जुड़ा है। आज भी भारत की 70% बिजली कोयला जलाने से आ रही है। यही कार्बन उत्सर्जन उस गर्मी की बेसलाइन को बढ़ा रहा है। लेकिन अब पूरी दुनिया में सोलर क्रांति आ रही है और सोलर पैनल्स काफी सस्ते हो गए हैं। घरों को सोलर ऊर्जा पर शिफ्ट करके ग्रिड पर निर्भरता कम करना एक बेहद कारगर उपाय है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल आखिर में छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर हमने सामूहिक रूप से कोई कदम नहीं उठाया तो 2026 या उसके बाद पैदा होने वाले बच्चों के लिए क्या 45 डिग्री सेल्सियस ही नॉर्मल गर्मी बन जाएगा? क्या वो कभी समझ भी पाएंगे कि 35 डिग्री की गर्मियों का मतलब क्या होता था? इस विश्लेषण में दी गई जानकारी महज डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये सोचने के लिए है कि हम कैसा भविष्य पीछे छोड़कर जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।